हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल्स को स्टडी करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे मैथमेटिकली कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स एट सम पॉइंट पी, और उसके रिलेटेड सारी कैलकुलेशंस करेंगे हम। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर देते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल्स होते क्या हैं, और फिर उसके बाद हम उसकी कैलकुलेशंस की तरफ लेके जाते हैं हम, जिसमें हम जो फाइनल फार्मूला या फिर जो मेन फार्मूलाज हम इस वीडियो में डिराइव करेंगे। सबसे पहले तो हम बेसिकली डिफ़ाइन करेंगे कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, और वो हम यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट इक्वेशंस लिख रही हूँ जो कि हम आगे फाइंड आउट करेंगे, सो दैट जो कुछ स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली उन प्रूफ्स के लिए आए होते हैं, सो दैट उनको पता हो कि ये प्रूफ्स यहाँ पे होंगे। तो फर्स्ट जो मेन हम डिफ़ाइन करेंगे दैट विल बी डाइपोल मोमेंट, एंड दिस इज़ डिफाइंड एज द चार्ज टाइम्स द आर वेक्टर कह सकते हैं, या फिर डी वेक्टर भी कहा जा सकता है। Okay, and second expression that we will derive properly is the potential at some point P due to a electric dipole. So that will be P dot R unit vector divided by 4 pi E naught R square. और इस चीज़ को हम वेक्टर R वेक्टर अगर हम ऐसे कर दें कि आर को ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दें और नीचे डिवाइड भी कर दें, तो नीचे तो क्यूब बन जाएगा 4 पाई ई नॉट आर क्यूब। तो यहाँ पे आर वेक्टर जो होता है यूनिट वेक्टर, वो आर वेक्टर होता है, तो इसे इक्विवेलेंटली ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको डिराइव करेंगे ये एक्सप्रेशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड का हम ये एक्सप्रेशन प्रूव करेंगे। ठीक है, ये ए आर यूनिट वेक्टर है, ये ए थीटा यूनिट वेक्टर है, और इसके बाद हम इसको फर्दर प्रूव करेंगे टू बी इक्वल टू ई 1/4 पाई ई नॉट आर 5 3 पी डॉट आर वेक्टर माइनस आर स्क्वेयर पी वेक्टर। ठीक है, और ये हम नेक्स्ट ऑन प्रूव करेंगे वो एक्सप्रेशन जो इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का वो सिंपल एक्सप्रेशन, देन उसको हम रिड्यूस करेंगे इस एक्सप्रेशन में भी, तो ये हम नेक्स्ट ऑन करेंगे, मीन्स इसी वीडियो में यूज़ करेंगे। और ये हमने बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफ़ाइन किया हुआ है, जबकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो हम डिफ़ाइन करते हैं करंट टाइम्स एरिया। ठीक है, लेकिन चार्जेस के लिए हम डिफ़ाइन करते हैं एरिया ऑफ द लूप होती है मैग्नेटिज्म, क्योंकि लूप्स की वजह से होता है। तो इसमें हम चार्ज टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस करते हैं, इसमें एरिया टाइम्स द करंट करते हैं। यहाँ पे करंट की बात होती है क्योंकि मैग्नेटिज्म इज़ ड्यू टू करंट मूविंग चार्जेस की वजह से। तो हम अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल्स इज फॉर्म्ड व्हेन two opposite charges of equal magnitude are separated by some distance d। ठीक है, तो अगर टू इक्वल चार्जेस हों, ठीक है, लेट्स से एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, क्यू ही इन पे चार्ज है। ठीक है, लेट्स से इस पे 12 कूलम है तो इस पे भी 12 कूलम है, लेकिन एक तरफ हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी तरफ हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। और इस तरह का अगर हमारे पास कन्फिग्रेशन हो, ये दोनों चार्जेस किसी नॉन ज़ीरो डिस्टेंस पे पड़े हुए हों, लेट्स से वो डिस्टेंस डी है, अगर ये टू चार्जेस किसी डी डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं, तो उनकी जो मिल की कन्फिग्रेशन बनती है ना, जो सिस्टम बनता है, उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, सिंपली जब आपके पास लेट्स से आपने एक चार्ज इधर रखा और दूसरा चार्ज इधर लिखा, और वो दोनों कपल्ड हैं, कपल स्टेट में हैं, क्योंकि दोनों के दरमियान दोनों अपोजिटली चार्ज हैं, ऑब्वियसली देयर इज़ अट्रैक्शन बिटवीन दोज, लेकिन वो एक डिस्टेंस पे मेंटेन्ड हैं। ठीक है, वो एक डिस्टेंस पे मेंटेन्ड हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये दोनों ये जो सिस्टम बना रहे हैं, कपल सिस्टम बना रहे हैं, बिकॉज देयर इज़ ऑब्वियसली इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन बिटवीन देम। तो ये एक कपल्ड सिस्टम बना रहे हैं, एक जिसके एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज है, एंड दे आर लिंक्ड विद ईच अदर बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। तो वो ऐसे, और इसकी फील्ड लाइंस भी जनरेट की जा सकती हैं। फील्ड लाइंस जो हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे ओरिजिनेट होती हैं और इस पे जाके ख़त्म होती हैं। तो ये फील्ड्स के थ्रू भी हम कह सकते हैं कि ये कपल्ड हैं, और ये जो सिस्टम बन रहा है ना, इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, जब टू इक्वल चार्जेस जो हैं
बट इन ऑपोजिट इन मैग्नीट्यूड वो दोनों किसी एक डिस्टेंस d पे मेंटेन्ड हों, सेपरेटेड हों, और जो सिस्टम बनता है ये कपल्ड सिस्टम, इसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो इसके अलावा एक डाइपोल तब बनता है जब इक्वल चार्जेस, ठीक है, सेपरेटेड हो जाएं, तो तब डाइपोल बनता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि लेट्स से यहाँ पे 2+ q है और इसमें यहाँ पे -q है लेट्स से, तो ये डाइपोल ना हुआ क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे कम पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये पोलर कंपाउंड ज़रूर है, या पोलर मॉलिक्यूल या पोलर कन्फिग्रेशन ज़रूर है जिसके पोल्स बने हुए हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। पोलर कंपाउंड्स वो होते हैं जिनका एक एंड ज़्यादा पॉजिटिव हो देन द नेगेटिव एंड, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि ये ज़्यादा पॉजिटिव है, 1 कूलम चार्ज इसमें ज़्यादा है देन दिस। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो ना, मीन्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम हो और पॉजिटिव चार्ज एक साइड में ज़्यादा हो एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस ऑब्वियसली। ऐसा नहीं कि मिक्स्ड है सब कुछ, नो, एक तरफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है और पॉजिटिव चार्ज कम है, या वाइस वर्सा। तो ऐसी सिचुएशन को हम पोलर कंपाउंड्स कहते हैं। जबकि डाइपोल कब बनता है? डाइपोल तब बनेगा जब इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस हों बट ऑपोजिट इन पोलैरिटी, ओके, एंड सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो इसको कहेंगे हम कि डाइपोल बना। इसको हम कहेंगे कि ये पोलर है, जबकि इसे हम कहेंगे कि ये डाइपोल है। खैर, अभी ये हमने देख लिया और इसका फॉर्मूला क्या है, हमने अभी ये भी देखा था कि P डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट को शो करता है, मोमेंट ड्यू टू दिस डाइपोल, ठीक है, वो क्या होगी, Q किसी भी एक का चार्ज, ठीक है, और डायरेक्शन इसमें हमने लेते होते टाइम्स d वेक्टर, और d वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, d वेक्टर है इन दोनों के दरमियान की सेपरेशन के, दोनों कितना सेपरेटेड है, डिस्टेंस बिटवीन देम, और d वेक्टर इज़ फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। डी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। डी वेक्टर की ये डायरेक्शन है, हेंस डाइपोल मोमेंट की भी यही डायरेक्शन होगी। और डाइपोल मोमेंट को जो हमने डिफ़ाइन किया है, दैट इज़ यूज्ड टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म हुआ है उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। जो ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, और ऐसे डाइपोल्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखते हैं। और जो मटेरियल की पोलराइजेबिलिटी होती है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोलराइजिंग पावर जो उसकी होती है, लेट्स से कैपिटल P से उसे रिप्रेजेंट करें तो वो इसके प्रोपोर्शनल होगी डाइपोल मोमेंट के, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना रिस्पॉन्सिव, उतना ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव वो मटेरियल होगा टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जब ऐसा मटेरियल जिसका लेट्स से हमें डाइपोल मोमेंट पता है, लेट्स से वो P है, उसका P1 डाइपोल मोमेंट है, तो इसको जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर रखेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इस पर कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखेगी। जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है वो ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं, ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिनके कम होता है डाइपोल मोमेंट नियरली ज़ीरो के, तो वो बहुत ही कम इफ़ेक्टेड होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। तो ये इस तरह से ये भी बताती है कि एक मटेरियल कैसे बिहेव करेगा व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। डाइपोल मोमेंट्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है तो वो डिफ़ाइन करेगा, बताएगा कि कैसे बिहेव करेंगे व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अप्लाइड। और अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स हों तो वो ये बताता है कि मटेरियल कितना रिस्पॉन्सिव होगा या फिर किस तरह से बिहेव करेगा अंडर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स। ये जो डाइपोल मोमेंट्स हैं इसका बहुत गहरा ताल्लुक है पोलराइजेशन प्रोसेस से, तो वो हम पोलराइजेशन नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। हम फर्स्ट प्रूफ की तरफ जाते हैं जो कि ये प्रूफ होगा, ठीक है, और हम फाइंड आउट करते हैं वोल्टेज ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी हम सबसे पहले वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, ठीक है। और वोल्टेज हमें गिवन होगी ना, तो वोल्टेज से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करते होते हैं। तो या तो ये होता है कि वोल्टेज का ये जो फॉर्मूला डिराइव होगा ना, इसी को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते होते हैं।
तो इट्स अप टू यू कि आप वो वोल्टेज का फॉर्मूला डायरेक्टली याद कर लें या फिर पहले डिराइव कर लें, क्योंकि डिराइव ये 2 स्टेप्स में ही हो जाता है। तो डिराइव कर लें, दैट विल बी बेटर, और कन्फ्यूजन्स भी बच जाती हैं कि कहाँ से आ गई फॉर्मूला। तो अभी हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को ड्रॉ करते हैं और उसे हम लेट्स से कहते हैं कि वो जी एक्सिस के अलोंग है इस तरह से, और ये ओरिजिन है, ठीक है। और एक पॉजिटिव चार्ज इधर मौजूद है, नेगेटिव चार्ज इक्वल डिस्टेंस पे इधर मौजूद है, और ये जो लाइन बन रही है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान ये माइनस क्यू से क्यू तक ये जो है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, या डी वेक्टर की डायरेक्शन भी वही क्यू की होती है ना। तो ये हमारा डाइपोल बन रहा है, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। लेट्स से हम किसी पॉइंट पी पे फाइंड आउट करना चाहते हैं इस डाइपोल मोमेंट, इस डाइपोल हम किसी पॉइंट पी पे फाइंड आउट करना चाहते हैं इस डाइपोल की वजह से वोल्टेज, ठीक है। तो उसके लिए हम वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं, पोजीशन वेक्टर्स को, जो कि दोनों चार्जेस से हम लेके चलते हैं। एक ये प्लस क्यू जो चार्ज है, इससे ये पोजीशन वेक्टर हमने ड्रॉ किया यहाँ तक, और ये पोजीशन वेक्टर ये है, और इसे हम R2 का नाम दे देते हैं, ये ऊपर वाला 2 और नीचे वाले को R1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसे 1 कर दें, इसे भी 2 कर दें, एक ही बात है। तो ये हमने कर दिया, और एक हम पोजीशन वेक्टर बनाते हैं ओरिजिन से, ये वाला, ठीक है। ये ओरिजिन था ना, और ये पॉइंट P तक का पोजीशन वेक्टर हमने बना लिया, ठीक है। और इसे हम R का नाम दे देते हैं, ये तीनों वेक्टर्स हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम ये कहते हैं कि लेट्स से ये जो R पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से इस पॉइंट P तक का, तो वोल्टेज अभी हम लेट्स से कहते हैं ये जो R वेक्टर है उसका एंगल इस P वेक्टर से, ये जो P वेक्टर है, ये जो Z एक्सिस है, उससे जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। और अगर Q और माइनस Q बहुत दूर है ना एक दूसरे से, ठीक है। अगर मैं ये पॉइंट समझाऊं कि अगर मैं इसे मैग्नीफाई करूं, बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करूं, ये माइनस Q है, ये प्लस Q है, ठीक है। ये पॉइंट P है कहीं, अगर ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है ना, और ये लेट्स से पॉइंट P है, तो ये जो वेक्टर्स बनेंगे ना, ये R वेक्टर्स, ये दोनों बिल्कुल पैरेलल नहीं बनेंगे, ठीक है। दोनों की डायरेक्शंस डिफरेंट होंगी, मैग्नीट्यूड भी ऑब्वियसली देन डिफरेंट होगा, ठीक है। तो एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, और जितने ज़्यादा दूर होंगे ना उतने ही ये वेक्टर्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, ओके। इसी तरह अगर मैं दरमियान वाला वेक्टर भी कोई ड्रॉ करूँ, वो भी सिमिलर ही सिचुएशन हो जाएगी, मींस के ये तीनों वेक्टर्स पैरेलल नहीं होंगे और सेम भी नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं ये करूँ कि इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस बहुत कम कर दूँ, ठीक है, तो ये सच दैट कि ये इतने करीब आ जाएं, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों बहुत करीब हैं एज़ कम्पेयर टू उस पॉइंट के जहाँ पे हम इसे देखना चाहते हैं, तो ये आलमोस्ट पैरेलल वेक्टर बन जाएंगे, आलमोस्ट स्ट्रेट लाइंस। जितने ज़्यादा करीब होंगे उतनी ही ज़्यादा ये अप्रॉक्सीमेशन हमारी करेक्ट होगी, ठीक है। तो ये ऐसा ही है जैसे अगर आप बहुत दूर से छत से देखें, दो मकान जो हैं वो आपस में जुड़े हुए आपको नज़र आएंगे, ठीक है, क्योंकि लाइंस या लाइट उनमें से जो आ रही है वो आपको ऑलमोस्ट पैरेलल लग रही है, सच दैट दरमियान की जो फासला है इनका वो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, रेजोल्यूशन कह सकते हैं हम। लेकिन आप जितना जितना इसके पास जाते हैं उस मकानों तक, फिर आपको पता चलता है ये तो सेपरेटेड थे लेकिन स्मॉल से डिस्टेंस पे, जो कि दूर से नज़र नहीं आ रहा था। अगर दूर होगा ना तो वो नज़र नहीं आएगा। अगर आप यही लाइंस पास से इसके बनाएंगे, इस पास पॉइंट पे अगर आप इसका वेक्टर बनाएंगे तो ये ऐसा ये तो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसी तरह अगर ये आप ऊपर भी इसका बना लें तो ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन ये अगर ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत दूर है तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइंस बनेगी और पैरेलल लाइंस बनेगी, मींस पैरेलल मेरा मकसद था कहना, और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी। तकरीबन थोड़ा सा फ़र्क आएगा, ये 2 है तो ये 2.1 लेंथ से हो जाएगी लेंस, और ऑलमोस्ट पैरेलल, ठीक है। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ वाई मैं ये इतना डिस्क्राइब कर रही हूँ अप्रॉक्सीमेशन को, ठीक है। इसमें अप्रॉक्सीमेशन हम ये लगाएंगे कि ये दोनों जो चार्जेस हैं सेपरेटेड हैं, जिस डिस्टेंस d पे सेपरेटेड हैं वो डिस्टेंस d बहुत स्मॉल है, सच दैट कि R1 R2 दे आर अप्रॉक्सीमेटली ऐसे,
ठीक है, और भी कुछ चीज़ें देखेंगे वो मैं बाद में बताऊँगी। तो यहाँ तक हम अभी पहुँचे नहीं हैं, लेकिन ये मैंने पहले ये अप्रोक्सीमेशन का समझाने के लिए यहाँ पे कर दिया। अभी हम नेक्स्ट में जस्ट इस अप्रोक्सीमेशन को कोड कर सकूँ इसलिए, ठीक है। अभी हम वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, देन क्यू चार्ज की वजह से इधर वोल्टेज, और फिर हम उन दोनों को सम कर देंगे तो इस डायपोल की वजह से वोल्टेज हमें मिल जाएगी सिंपली। तो हम ये करते हैं कि वोल्टेज ड्यू टू चार्ज 1, ये R1 के करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर बनता है, और हमें जनरल फार्मूला पता है कि वो Q डिवाइडेड बाय 4πE0 R होता है। ओके, ये वोल्टेज का फार्मूला होता है। तो Q यहाँ पे क्या है, प्लस Q है। अच्छा, ये वाला माइनस Q है R1 वाला, तो यहाँ पे माइनस Q लेंगे, चार्ज नेगेटिव है। तो ये 4πE0 यहाँ पे R वेक्टर है फ्रॉम चार्ज टू द पॉइंट वेयर वी वांट टू मेजर द वोल्टेज। तो ये चार्ज से यहाँ तक का जो बनता है, इसे क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, वो बनता है R1, ठीक है। और इसी तरह R2 वाला जो ये इस चार्ज की वजह से, प्लस Q चार्ज की वजह से जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगी, प्लस Q 4πE0 R2, ठीक है। ये क्योंकि इसका डिस्टेंस P से क्या है, R2 है। तो टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगी, इन दोनों के कपलिंग की वजह से जो टोटल वोल्टेज यहाँ पे अपीयर हो रही होगी वो क्या होगी, इन दोनों का सम होगी, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, ठीक है। तो ये फिर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं सिंपली। तो ये आ जाएगा माइनस Q डिवाइडेड बाई 4πE0 R1 और प्लस Q डिवाइडेड बाई 4πE0 R2, ठीक है। तो एलसीएम, कुछ जो चीज़ें कॉमन आती हैं कॉमन लेते हैं और फिर एलसीएम लेते हैं। तो कॉमन देखें तो क्या आता है, Q बाय 4πE0 कॉमन आता है, अंदर बच गया माइनस 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। ये टोटल वोल्टेज यहाँ पे आती है। अब इसका एलसीएम लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। और जब हम एलसीएम लेंगे इसका तो इट बिकम्स V इक्वल्स Q बाय 4πE0, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। एलसीएम आएगा R1 R2, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस R2 प्लस एलसीएम जब आप लेंगे तो ये सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है। और ये R1 माइनस R2 क्या है, हम ये कह सकते हैं कि ये R1 माइनस R2, ये अगर हम देखें तो इन दोनों के लेंथ्स में जो छोटा सा फ़र्क है ना, वो है R1 माइनस R2। तो ये जो अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है, ये वाली, ये हम डिनोमिनेटर में यूज़ करते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर में यूज़ करते हैं और हम ये कहते हैं कि ये जो है R1 R2, इनका प्रोडक्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली R स्क्वायर के ही इक्वल होगा। मींस ये दोनों लेट्स से R के ही अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं, अप्रोक्सीमेटली। तो डिनोमिनेटर में जो R1 R2 है उसे हम रिप्लेस कर देंगे R स्क्वायर से। ऊपर जो ये R1 माइनस R2 है उसके लिए हम ये करेंगे, हम ये कहते हैं कि ये जो लेंथ है ना, ये R2 माइनस R1 कह सकते हैं, या R1 माइनस R2 होगी ये वाली लेंथ, ठीक है। तो ये है D वेक्टर, ये है ये वाली लेंथ जो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पैरेलल वाली अप्रोक्सीमेशन लग जाएगी कि अगर R1 एंड R2 आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, तो जो एंगल R इस के साथ वर्टिकल के साथ बना रही होगी वही एंगल R1 इस वर्टिकल के साथ बना रहा होगा, सच दैट ये एंगल भी थीटा ही होगा, ठीक है। तो ये अगर डिस्टेंस स्मॉल है तो इन सब की जो लेंथ्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगी, और इनका जो डिफरेंस होगा वो फिर ये हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला एंगल R जो बना रहा होगा इस लाइन के साथ, क्योंकि ये और ये पैरेलल हैं अगर, तो ये वाली लाइन भी इसके साथ थीटा ही एंगल बना रही होगी, ठीक है। तो ये जो D है ये इसका एंगल के साथ का कंपोनेंट अगर बनाए, प्रोजेक्शन बनाए, तो ये वाला जो कंपोनेंट बनता है ये D cos थीटा कंपोनेंट बनता है, ठीक है। D cos थीटा ये कंपोनेंट बनता है ये वाला, और यही क्या है, फ़र्क है या R1 माइनस R2 है ये इन दोनों का। तो इसकी जगह हम D cos थीटा पुट कर देंगे यहाँ पे, QD cos थीटा डिवाइडेड बाय 4πE0 R स्क्वायर, ठीक हो गया। नीचे हमने R स्क्वायर लिख दिया और ये ऊपर, और ये QD इसे वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं, cos थीटा है ना तो हम इसे डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं एज Q एज इट इज़ रहने देते हैं, D डॉट वेक्टर प्रोडक्ट में क्या, स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है कि वेक्टर मल्टीप्लाई, लेट्स से कोई यूनिट वेक्टर
का मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन दैट एंड दैट वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आर वेक्टर है ना, आर और डी वेक्टर के दरमियान का एंगल थीटा है, तो हम ये इसकी जगह आर यूनिट वेक्टर डॉट डी लिख सकते हैं। आर यूनिट वेक्टर इसलिए क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो ये ऐसा ही बन जाएगा, और कॉज ऑफ एंगल बिटवीन डी एंड आर इज़ थीटा। आई होप इट इज़ क्लियर। तो इसकी जगह ये डी डॉट आर यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 4 पाई ई नॉट आर स्क्वेयर। क्यू एक वो है स्केलर क्वांटिटी है, तो इससे क्यू और डी को हम एक साथ लिख सकते हैं, और दिस इज़ व्हाट वी हैव डिफाइंड एज डाइपोल मोमेंट। क्यू डी वेक्टर की जगह हम पी लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा वोल्टेज इक्वल्स पी डॉट आर यूनिट वेक्टर डिवाइड बाय 4 पाई ई नॉट आर स्क्वेयर। ऊपर और नीचे दोनों में आर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये आर मल्टीप्लाई इट्स यूनिट वेक्टर इज़ आर वेक्टर, तो ऊपर आ जाएगा पी डॉट आर वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 पाई ई नॉट आर क्यूब। नीचे वाला क्यूब बन जाएगा, ऊपर वाला आर इसको वेक्टर यूनिट वेक्टर को वेक्टर बना देगा। तो पोटेंशियल की जो वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है ये, और ये हमने प्रूफ भी एक तरह का कर लिया है कि V इक्वल्स पी डॉट आर डिवाइड बाई 4 पाई ई नॉट आर क्यूब। और ये फॉर्मूला ट्रू होगा व्हेन द टू चार्जेस आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड, ठीक है। ये नहीं कि एक जो है अर्थ की एक साइड पे है, दूसरा अर्थ की दूसरी साइड पे है, और आप उस पे ये वाला फार्मूला लगा रहे हो, नहीं। और इस तरह से हमने पोटेंशियल का फार्मूला तो जनरेट कर लिया है। अब हम इससे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं। तो ये फार्मूला हमने अभी तक ऑब्टेन कर लिया था, तो इसको दोबारा से डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। ऊपर और नीचे जो एक आर है वो कैंसिल हो जाएगा, और नीचे आर स्क्वेयर बच जाएगा। तो पी कॉस थीटा डिवाइड बाई 4 पाई ई नॉट आर स्क्वेयर ये यूज़ करते हैं हम। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वोल्टेज के दरमियान का रिलेशन क्या होता है, एंड दैट इज़ के इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्पेस के अबाउट है डेरिवेटिव है। तो अगर हम ये जो सिमेट्री है इसे स्फेरिकल सिमेट्री में लें, क्योंकि इस कॉन्फ़िगरेशन की स्फेरिकल सिमेट्री बनती है, तो इसके हम इसको लिख सकते हैं तोड़ के एज माइनस को पार्शियल बाय पार्शियल आर, एक आर वाला माइनस वाले को कॉमन ले लेते हैं, और इसका डेरिवेटिव पार्शियल बाय पार्शियल आर की रिस्पेक्ट से, और ए आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। अगर आर की रिस्पेक्ट से तो आर, और ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हम इसे कर रहे हैं। आप ये था जनरल जिसे हम स्फेरिकल में लेके आ रहे हैं, और ये पार्शियल बाय पार्शियल थीटा, और इसमें 1/r भी आता है। इसके डेल में ग्रेडियंट वाला जो ऑपरेटर होता है डेल, ठीक है, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, और v, और ये आ जाएगा a थीटा यूनिट वेक्टर प्लस 1/r साइन थीटा पार्शियल v बाय पार्शियल फाई, और a फाई यूनिट वेक्टर, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये हम बारी बारी इवेलुएट करते हैं ये वैल्यूज़, और इसमें पुट करते हैं। v तो हमें पता है कि क्या है, v हमने अभी ही फाइंड आउट किया है। तो v गिवन है, तो सबसे पहले पार्शियल v बाय पार्शियल r फाइंड आउट करते हैं। वो हो जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल r ऑफ p cos थीटा बाय 4 पाई ई नॉट आर स्क्वेयर। तो ये सारी क्वांटिटी बाहर आ जाएगी, p cos थीटा ई नॉट, और 1/r स्क्वेयर जो है इस पर अप्लाई हो जाएगा पावर रूल, और वो आ जाएगा -2 बाय आर क्यूब। डेरिवेटिव लिया है 1/r स्क्वेयर का। देन इन द नेक्स्ट स्टेप हम -2 p cos थीटा बाय 4 पाई ई नॉट आर क्यूब ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि बाद में ये जो होल क्वांटिटी है कॉमन आ जाएगी, तो 2 और इससे कैंसिल नहीं करना। अभी तक हम इस फॉर्म तक पहुँचे। नेक्स्ट इज़ पार्शियल v बाय पार्शियल थीटा, तो ये फाइंड आउट करते हैं, और p बाय 4 पाई ई नॉट आर स्क्वेयर बाहर आ जाएगा, cos थीटा पे डेरिवेटिव लग जाएगा जो कि हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक हो गया। और इसमें हम देख सकते हैं पोटेंशियल की एक्सप्रेशन में फ़ाई तो है ही नहीं, तो फ़ाई की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो वो ज़ीरो ही हो जाएगा। हैंस फ़ाई वाला जो ये पार्शियल v बाय पार्शियल फ़ाई है ये ज़ीरो ही हो जाएगा, ठीक है।
ये इसमें जब अप्लाई करेंगे तो क्योंकि फाई इसमें है ही नहीं तो डेरिवेटिव ज़ीरो। तो अब ये दो जो वैल्यूज़ हैं ये हम पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में, तो ये हमारे पास बन जाएगा E इक्वल्स नेगेटिव पार्शियल V पे पार्शियल R की वैल्यू आई है -2p cos थीटा AR यूनिट वेक्टर और डिवाइड बाई 4πE0 R क्यूब। ओके, और यहाँ पे प्लस 1/r पहले से था, ठीक है, ये डेल की वजह से, ठीक है, और पार्शियल V बाई पार्शियल थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की है -p sin थीटा डिवाइड बाई 4πE0 R स्क्वेयर, और ये इसका a थीटा यूनिट वेक्टर। ओके, और यहाँ से ये इसमें भी नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है, नेगेटिव दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये से पॉजिटिव बन जाएगा, और इन दोनों में कॉमन आ रहा है p बाई 4πE0 R क्यूब, ये R स्क्वेयर ये R मिलके क्यूब बन जाएगा, तो p डिवाइडेड बाई 4πE0 R क्यूब कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा -2 cos, माइनस नहीं बचेगा, ख़त्म हो चुका है वो, 2 cos थीटा AR यूनिट वेक्टर प्लस साइन थीटा a थीटा यूनिट वेक्टर। ओके, सो दिस इज़ द सेकंड मेन फार्मूला जो हमने डिराइव करना था वो हमें मिल चुका है। अब इसे फर्दर रिड्यूस करना है फाइनल फॉर्म के लिए, और उसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे AR यूनिट वेक्टर की वैल्यू और a थीटा यूनिट वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल गेट द फाइनल फॉर्म। हम यहाँ तक पहुँच चुके थे और यहाँ तक हमने ये फार्मूला कर लिया था कंप्लीट। अब हम इससे इस तक जाएंगे, ठीक है, तो इसके लिए हम AR और a थीटा यूनिट वेक्टर की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, और उसके लिए हम फिगर की तरफ दोबारा जाते हैं और हमने जो R वेक्टर को डिफ़ाइन किया था उसे दोबारा से देखते हैं। तो यहाँ से ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था, और ये जो वेक्टर था दैट वाज P वेक्टर या D वेक्टर भी हम इसे कह सकते हैं, और यहाँ पे पॉइंट P था, और ओरिजिन से जो पॉइंट P तक का वेक्टर था दैट वाज R वेक्टर, ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो हम AR यूनिट वेक्टर उसे कहेंगे। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जिस तरह से लिखना चाहते हैं। और इस R वेक्टर का जो D के साथ का एंगल था दैट वाज थीटा। तो अब जो थीटा के एंगल जैसे बनाया जाता है ना कि Z एक्सिस से किसी भी वेक्टर का, तो ये ऐसा ही इसको वैसे एरो के थ्रू भी बताया जा सकता है। तो ये अगर एंगल थीटा है और ये जो टोटल एंगल है, ये टोटल एंगल ये 90 डिग्री है इस से लेकर इस तक का, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल जो है 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करें, ओके, तो ये है y एक्सिस, ठीक है, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। तो यहाँ पे अगर हम कंपोनेंट्स बनाएं तो अब ये R का कंपोनेंट बनता है एक ये और एक ये वाला, ठीक है। एंगल 90 माइनस थीटा ये बना रहा है विद y एक्सिस। तो अगर इसके कंपोनेंट्स बनाएं तो दिस इज़ R cos ऑफ 90 माइनस थीटा, ये वाला कंपोनेंट R sin ऑफ 90 माइनस थीटा। तो और ये किस डायरेक्शन में है, ये a y डायरेक्शन में कंपोनेंट है और ये a z डायरेक्शन में कंपोनेंट है। तो इसके आगे हम यूनिट वेक्टर भी बना देते हैं ताकि ये पूरा हमें पता चल जाए, ये z डायरेक्शन में कंपोनेंट है और ये y डायरेक्शन में कंपोनेंट है। तो यहाँ पे ये जो कॉज है, अगर 90 माइनस थीटा आगे आ रहा हो ना तो वो साइन में चेंज हो जाता है और ये वाला कॉज में। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये r कॉज ऑफ थीटा है, ठीक है, साइन कॉज में चेंज हो जाता है अगर ये 90 माइनस थीटा की फॉर्म में अगर एंगल हो अलाइड एंगल्स के अकॉर्डिंग। तो ये वाला r साइन थीटा ay हो जाएगा, ओके। और अब हम लिख सकते हैं कि R के कंपोनेंट्स इक्वल हो चुके हैं, R साइन थीटा ay कंपोनेंट प्लस R कॉस थीटा az कंपोनेंट। ये R की हमें वैल्यू मिल चुकी है और R यूनिट वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे कि इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो R का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो जाएगा इसके y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इसके z कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा प्लस r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। और यहाँ पे ये r स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अंदर बच जाता है विच इज़ इक्वल्स टू 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो ये बच गया, तो ये 2 और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो r का ये जो मैग्नीट्यूड है वो r आ जाएगा। तो अगर हम इसको r से डिवाइड कर दें
तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है दिस इज़ आर यूनिट वेक्टर, या फिर ए के साथ भी लिख सकते हैं। तो ये आर कैंसिल, तो ये जो आर यूनिट वेक्टर है दैट इज़ इक्वल्स टू साइन थीटा ए वाई प्लस कॉस थीटा ए जी। ये वाई जे के की फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं, इसे जे हैट और के हैट भी लिख सकते हैं। मीन्स ये वेक्टर्स की नोटेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जो भी सूटेबल लगे। तो ये ए आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें चाहिए ए थीटा यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन की वैल्यू भी, ठीक है। ए आर तो पता चल चुका है, ए थीटा भी। तो ए थीटा की डायरेक्शन जो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में परपेंडिकुलर होती है, परफेक्टली परपेंडिकुलर होती है आर वेक्टर के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर करूँ तो यहाँ पे ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर हम एक वेक्टर बनाएंगे ऐसा नीचे की तरफ डायरेक्शन, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में ये एंगल थीटा जाता है। अगर हम ये कोऑर्डिनेट्स देखें तो ये अगर लेट्स से वेक्टर है ना, तो जो एंगल बनता है जी एक्सिस के साथ किसी वेक्टर का, वो जी एक्सिस रेफरेंस है ना, तो रेफरेंस से लेकर उसकी तरफ का जाता है। तो ये फिर इट मीन्स इस डायरेक्शन में ये वेक्टर बनता है थीटा का। और जो फाई का है वो है ये वाला, ये है एक्स के साथ का एंगल जो भी बनेगा ना किसी का, वो होता है फाई। तो ये ऐसे ये 2D में उसके साथ बनाया जाता होता है। तो इसका फाई का डायरेक्शन होता है उस तरफ और थीटा की डायरेक्शन होती है इस तरफ, ठीक है। इसलिए मैंने ये नीचे की तरफ इसको बनाया है। तो ये ए थीटा की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू ए आर की, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होते हैं ना कोऑर्डिनेट्स आर थीटा एंड फाई। तो ये अगर आर की डायरेक्शन है तो ये थीटा की डायरेक्शन होगी। अब देखते हैं एंगल क्या बना रहा है ये ए थीटा विद दिस वाई एक्सिस। तो ये अगेन ये वाला एंगल जो है ये 90 माइनस थीटा है, ये टोटल एंगल 90 है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस ये वाला एंगल। तो अगर ये सॉल्व करें तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये थीटा 90 कैंसिल। तो ये जो एंगल बन रहा होगा ना ये वाला ये अगर मैं शो करूं तो ये थीटा होगा। जैसे अभी हमने देखा कि ये टोटल एंगल 90 है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है। तो ये जो एंगल है ये इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा विच इज़ थीटा। तो अब इसके हम अगर कंपोनेंट्स बनाएं, ओके, तो ये 2 कंपोनेंट्स बनते हैं। ये वाला है ए वाई की डायरेक्शन में, लेकिन ठीक है ये ए वाई की डायरेक्शन में है, और ये नीचे की तरफ ये प्लस ये इज़ ये, ठीक है। तो ये है ए जी का लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इसका नेगेटिव साइन, क्योंकि यूनिट वेक्टर नेगेटिव है, हमने ज़रूर डालना है। तो जो ए थीटा है यूनिट वेक्टर दैट विल बी इक्वल्स टू इस वेक्टर की लेंथ जो है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो 1 ही होगी, ठीक है, इसलिए वो ज़रूरी नहीं है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा कॉज ऑफ थीटा ए वाई, ठीक है। ये वाला जो कंपोनेंट है ये यहाँ पे अगर मैं उसे उल्टा करूँ, ठीक है, ये 2 इसके कंपोनेंट्स बन रहे हैं। ये वाला कंपोनेंट है थीटा के साथ वाला विच इज़ कॉस थीटा का कंपोनेंट, ये साइन थीटा का कंपोनेंट। तो ये हम यहाँ पे ए थीटा वेक्टर कॉस थीटा ए वाई हो जाएगा प्लस ये वाला कंपोनेंट विच इज़ साइन थीटा नेगेटिव ए जी, क्योंकि ये डाउनवर्ड वेक्टर है। तो ये कॉस थीटा ए वाई वेक्टर माइनस साइन थीटा ए जी वेक्टर ये हमारे पास आ चुका है, ओके। अब ये ए आर और ए थीटा की वैल्यूज़ को पुट करेंगे हम यहाँ पे, ओके। तो पुट करते हैं, ये है ई पी बाय 4 पाई ई नॉट आर क्यूब इंटू 2 कॉस थीटा एज इट इज़। आर यूनिट वेक्टर की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ साइन थीटा ए वाई यूनिट वेक्टर प्लस कॉस थीटा ए जी यूनिट वेक्टर प्लस साइन थीटा ए थीटा यूनिट वेक्टर विच इज़ कॉस थीटा ए वाई यूनिट वेक्टर माइनस साइन थीटा ए जी यूनिट वेक्टर, और ये ऐसे। अब इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। तो ये मैं इनर वाली टर्म लिख रही हूँ, ये वाला अभी फ़िलहाल नहीं लिख रही, ठीक है। ये तो एज इट इज़ आपने लिखना है दैट इज़, और यहाँ पे आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर 2 कॉस थीटा को, तो 2 कॉस थीटा साइन थीटा ए वाई यूनिट वेक्टर प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा ये वाला ए जी, और ये करेंगे तो ये साइन थीटा कॉस थीटा
ए वाई यूनिट वेक्टर माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए जी यूनिट वेक्टर। ओके, और ये 2 cos थीटा साइन थीटा, ये भी साइन थीटा cos थीटा मीन्स सेम ही है, तो ये ऐड कर देंगे, यूनिट वेक्टर्स भी इनके सेम है, तो 3 cos थीटा साइन थीटा हो गया ए वाई यूनिट वेक्टर। और ये 2 cos स्क्वायर थीटा ए जी है, ये माइनस साइन स्क्वायर जी है, तो इन दोनों को cos की फॉर्म में कर देते हैं। तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा तो एज इट इज़ ए जी, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं विच इज़ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये भी ए जी। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है ना, तो इसमें हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये उधर चला जाएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और ये 3 cos थीटा साइन थीटा, ये वाला एज इट इज़ रहने देना है, इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 2 cos स्क्वायर थीटा ए जी माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा ए जी, तो ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, तो ये 3 cos थीटा साइन थीटा ए वाई प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा ए जी माइनस ए जी। अच्छा, ये भी ए जी इधर भी आता है, वेक्टर दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा था। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 cos थीटा कॉमन आ रहा है, तो 3 cos थीटा इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो अंदर बच गया साइन थीटा ए वाई प्लस cos थीटा ए जी, और ये तो एज इट इज़ ये से कॉमन कुछ नहीं लिया, तो ये जो क्वांटिटी है ना, ये था आर वेक्टर, साइन थीटा ए वाई प्लस cos थीटा ए जी, ये आर वेक्टर था, यूनिट वेक्टर, सॉरी आर यूनिट वेक्टर था ये, तो ये ए आर में लिख देती हूँ, और ये माइनस ए जी। तो ये जो होल क्वांटिटी थी ना, ये इसमें रिड्यूस हो चुकी है, तो अब मैं ये p बाई 4 पाई ई नॉट आर बाई आर क्यूब इसके साथ लिखने वाली हूँ। ओके, इक्वल्स टू ई। अब ये p भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/4 पाई ई नॉट आर क्यूब एज इट इज़ 3 p cos थीटा ए आर यूनिट वेक्टर माइनस p ए जी। अब यहाँ पे अगर आपको याद हो, हमने p वेक्टर, ये है p वेक्टर, d वेक्टर की डायरेक्शन में ही p वेक्टर होता है ना, p वेक्टर इक्वल्स q d वेक्टर, तो q स्केलर क्वांटिटी है, तो इट मीन्स d का जो डायरेक्शन वही p का डायरेक्शन, तो ये z के डायरेक्शन में था, तो अगर मैग्नीट्यूड टाइम्स यूनिट वेक्टर आए तो वो वेक्टर होता है, तो ये क्योंकि z डायरेक्शन की तरफ था, तो ये p वेक्टर है ये, तो इसकी जगह हम p वेक्टर लिख लेंगे, और इसको भी इंक्लोज कर देंगे वही वेक्टर नोटेशन, डॉट प्रोडक्ट की नोटेशन में एज 3 एज इट इज़। ये पहले भी हमने किया था p डॉट r यूनिट वेक्टर में, ठीक है, माइनस p वेक्टर, r स्क्वायर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं दोनों क्वांटिटी से, यहाँ बाई डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है, तो ये 1/4 पाई ई नॉट आर 5 आ जाएगा 3, और ये वाला हमने इंक्लोज किया है ना p cos थीटा इसमें, ठीक है, ये वाला ए आर यूनिट वेक्टर एज इट इज़ रहेगा, तो ये ब्रैकेट में हम ये ऐसे लिख लेंगे। ओके, और ये नीचे फिर अगर हम इससे कंटिन्यू करें, यहाँ पे ए आर यूनिट वेक्टर ये वाला आता है p cos थीटा, ये इस डॉट प्रोडक्ट नोटेशन में है ना, तो ये 3r स्क्वेयर, एक r इसके साथ लिख देते हैं, एक r इसके साथ लिख देते हैं, तो ये p डॉट r ए आर यूनिट वेक्टर, वो बाहर इसके साथ भी, और ये ऐसे ही इसके साथ कुछ नहीं करना, तो ये जो है ये वेक्टर बन जाएगा, ये भी वेक्टर बन जाएगा, तो इन दोनों की जगह हम वेक्टर लिख देते हैं, तो ये 1/4 पाई ई नॉट आर 5 3p वेक्टर डॉट r वेक्टर, पहले यूनिट वेक्टर थे उन्हें हमने वेक्टर बना दिया, ये भी r वेक्टर माइनस r स्क्वेयर p वेक्टर, r स्क्वेयर मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो ये हमने कर दिया है प्रूफ। This is the electric field due to dipole, this kind of dipole with dipole moment P and at a point P which is at a distance of r from the origin, ठीक है, distance of r from origin, तो ये हमने प्रूफ कर लिया है।